हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो फिजिक्स के ऊपर है। ये फिजिक्स का 8वां क्लास है जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कार्य और ऊर्जा। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस को देखेंगे, अगर आपने प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस को देखा होगा तो आपको कार्य और ऊर्जा, प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में एक टॉपिक कार्य और ऊर्जा देखने को मिला होगा। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने गुरुत्वाकर्षण कंप्लीट कर रखा है, जो सिलेबस में दिया गया है वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। वैसे ही हमने केमिस्ट्री के भी क्लासेस ले रखे हैं जिसमें आवर्त सारणी हो गया, परमाणु संरचना इत्यादि जो भी क्लासेस हैं वो हमने डिस्कस कर रखा है। वैसे ही बायोलॉजी का भी क्लास, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास और छत्तीसगढ़ का क्लास हमने ले रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो जरूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको सारे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो प्रयोगशाला परिचारक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये जो वीडियो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। कार्य और ऊर्जा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये बेहतरीन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत, इजी क्वेश्चन है, हम इजी से टफ में जाएंगे। तो ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है ये सभी आपको पता होगा। क्या कोयला है, आणविक भट्टी या पेट्रोल या फिर सूर्य? तो इसमें से जो सूर्य है वो ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अग्र निम्नांकित की एक इकाई है। अग्र जो है वो किसकी इकाई है? इनमें से अग्र किसकी इकाई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कार्य, ऑप्शन बी में दिया गया है धारा, ऑप्शन सी में दिया गया है बल, ऑप्शन डी में दिया गया है धारिता, या ऑप्शन ई में दिया गया है आवृत्ति। तो अग्र जो है वो किसकी इकाई है, ठीक है, ये आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे, आंसर आप कमेंट करते जाइए जिससे आपको भी सारे चीजें याद हो, ठीक है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगे। सभी प्रकार के पीडीएफ जितने भी मैं क्लासेस लेता हूँ इस चैनल पे वो सभी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अग्र जो इकाई है वो किसकी इकाई है? तो अग्र जो है वो कार्य की इकाई है, लेकिन ये कौन सी इकाई है? तो ये जो अग्र है वो कार्य की सीजीएस पद्धति में अग्र जो है वो कार्य की इकाई होती है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में अग्र जो है वो कार्य की इकाई है, लेकिन हम कार्य के एसआई मात्रक की बात करें, ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य क्या है? किसी भी वस्तु, जैसा मान लेते हैं ये मैं मान लेता हूं कोई बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, मान लेता हूं ये बॉल है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इधर से धक्का दे रहा हूं, ठीक है। तो इधर से मैं धक्का दे रहा हूं, मतलब ये क्या करेगा, इधर से जब मैं इसको धक्का दूंगा, ठीक है, इधर से जब मैं इसको धक्का दूंगा तो ये अपने जगह से, मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक है, ये अपने जगह से यहाँ पे आ गया, मतलब ये अपने जगह से विस्थापित होकर के यहाँ पे आया। तो यही होता है कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है, ये होता है कार्य का फॉर्मूला। विस्थापन ये होता है कार्य का फॉर्मूला, ठीक है। अब कार्य की परिभाषा कैसे देंगे हम? कार्य मतलब किसी भी वस्तु पे बल लगाकर उसके जो स्थिति में बल की दिशा में विस्थापन करना, ठीक है। कार्य क्या होता है? किसी भी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन, बल की दिशा में उसकी स्थिति को परिवर्तन करना, ठीक है। जैसे मैं इधर से बल लगा रहा हूँ और ये कहाँ परिवर्तित हो रहा है? इसी दिशा में परिवर्तित हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, यहाँ से आकर के यहाँ आया, तो ये कहलाएगा कार्य, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इजी है, समझ आ गया होगा। कार्य क्या बताया मैंने? किसी वस्तु पर बल लगा करके उसे बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। वैसे ही ऊर्जा क्या है? कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। अब मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, कार्य क्या होता है ये बताया मैंने आपको। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक की बात करें, ठीक है,
एसआई मात्रक क्या होता है कार्य का, यह होता है जूल। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। अगर हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस पद्धति में कार्य का क्या मात्रक है, तो कार्य का मात्रक होता है अग्र। ठीक है, सीजीएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक है वो होता है अग्र। ठीक है, और एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल। जूल किसी और का मात्रक होता है क्या, तो जूल जो है वो ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है, इसको अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहें, ठीक है, जूल कार्य का मात्रक जूल, इसे हम कैसे याद रखेंगे, काजोल। ठीक है, काजोल से का से कार्य और जोल से जूल। ठीक है, ये चीजें याद हुई। अब आपको ये पूछा जाता है कि एक जूल, ठीक है, एक जूल बराबर कितना अग्र होता है, कितना अग्र होता है एक जूल बराबर, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 10 के पावर 7। ठीक है, ये होता है एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अग्र। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप कि कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। कहीं पे भी डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना हो या मेरे से कोई गलती हो रही हो तो आप उसे सुधार करके कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी सजेशन आपको वीडियो में परिवर्तन लाना है या फिर कोई भी सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, कार्य का जो मात्रक है वो है अग्र सीजीएस में और एसआई में जूल। ठीक है, आगे हम बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, जूल मात्रक है। जूल किसका किसका मात्रक है, मैंने अभी बताया, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। वहीं अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, ये हो गया एसआई में, बल का मात्रक एसआई में न्यूटन होता है। अब आपको ये कमेंट करना है कि बल का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में तो न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक है होता है वो क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किससे संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम इनमें से किससे संबंधित है, हाइड्रोजन बम से, क्वांटम सिद्धांत से, सापेक्षवाद का सिद्धांत या फिर AK-47, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो नाम संबंधित है इनमें से सापेक्षवाद का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 9 है। ठीक है, दो समान गतिज ऊर्जाओं की अनुपात, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात है वो 9 है। तो उनके वेगों का अनुपात आपको बताना है। अब आपको यहाँ पे ये पता होगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो KE इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 mv², ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब आपको जो दिया गया है दो समान द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान क्या है, समान है, दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है, 9 है। ठीक है, तो इसमें जो द्रव्यमान है वो समान है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आपको वेगों का जो अनुपात है वो बताना है। अगर हम इसको फॉर्मूले में रखें 1/2 mv² अपॉन 1/2 mv, ये V2 और V2 हो जाए, V1 और V2 दो वस्तुओं ले रहे हैं इसलिए मैं V1 और V2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 m। ठीक है, m समान है इसलिए m1 m2 लेने का कोई मतलब नहीं है, mv1², ये पहली वस्तु के लिए। और दूसरी वस्तु क्या है, ठीक है, 1/2 mv2²। ठीक है, इतना समझ में आया। तो 1/2 और ये m है, ये दोनों में है। ठीक है, कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/v1² अपॉन v2², इतना बचेगा। और अनुपात क्या है, 9, तो मैं इसे 9/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, v1² अपॉन v2²। ठीक है, और ये 9/1। अगर मैं ये जो स्क्वायर है इसको हटाने के लिए अंडर रूट लगाता हूँ तो दोनों में अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट से ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v1 अपॉन v2, और ये 9 जो है अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 3, और अंडर रूट 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो v1/v2 जो है वो 3:1 आना चाहिए, लेकिन इस बुक में जो आंसर है वो 2/3 लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 3/1 होना चाहिए। ठीक है, 3:1। आगे बढ़ें।
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको उसका सही सॉल्यूशन पता होगा, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रहा होगा तो आप उसे कमेंट करेंगे सही करके, लेकिन जहां तक मैं बता पा रहा हूँ वो सही है, 3:1। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा कैसी, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, केवल स्थितिज, केवल गतिज, या वैद्युत, या फिर स्थितिज और गतिज दोनों? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो हवाएं क्या करती है, चलती रहती हैं, तो चलती रहती हैं, तो इसमें क्या होगा, केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ें। कार्य का मात्रक क्या है, हमने देख रखा है, कार्य का मात्रक होता है जूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कार्य क्या होता है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि? ऑप्शन ए में दिया गया है केवल दिशा होती है, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल परिमाण होता है, ऑप्शन सी में दिया गया है ना दिशा ना परिमाण, और ऑप्शन डी में है परिणाम व दिशा दोनों होता है। कार्य का क्या होता है, कार्य पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। क्या है कार्य, सदिश या अदिश? तो आपको पता होगा जो कार्य है वो क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, कार्य आपको पता होगा अदिश राशि। अब अदिश राशि में क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं होता, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, क्योंकि जो कार्य है वो एक अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, जूल इनमें से किसकी इकाई है? मैंने आपको बताया था कि जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति, द्रव्यमान संरक्षण, आवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, या ऊर्जा संरक्षण, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, ये संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो रॉकेट की गति पर से लागू होता है। ठीक है, रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण जो सिद्धांत है वो लागू होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? कारण क्या है इसका? ऊंचाई पर अगर हम देखें तो खाना देर से बनता है, क्या होगा इसका कारण? जलावन का अभाव रहता है, दूसरा दिया गया है पानी का घनत्व बढ़ जाता है, तीसरा दिया गया है वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, या फिर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है, जो ऊंचाई पर खाना क्यों देर से बनता है, तो इसमें जो वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ऑप्शन ए, दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा, ऑप्शन बी में दिया गया है छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, या ऑप्शन डी, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो रहा है, साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, क्या है, बुलबुला है। अब इन दोनों को एक नली के जरिए, ठीक है, एक नली के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, दोनों को पास पास ला रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमने पास पास ला लिया तो क्या होगा, तो जो छोटा बुलबुला है वो क्या हो जाएगा, और छोटा, तथा जो बड़ा बुलबुला है वो और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, वही आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ऊर्जा संरक्षण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, इसका रूपांतरण एक से दूसरे रूप में होता है, बस इतना आपको याद रखना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। जो ऊर्जा है वो एक स्थान से या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, बस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा होता है ऊर्जा की इकाई, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
एक जूल बराबर होता है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये सभी चीज़ें आपसे डिस्कस की। एक जूल किसके बराबर होता है? तो जो एक जूल है वो किसके बराबर होता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। मैंने बता रखा है एक जूल किसके बराबर होता है। कहीं कहीं पे आपको प्रिंट मिस्टेक देखने को मिल सकता है, जैसे पहले में दिया गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे सभी का करेक्ट लिख रहा हूँ। 10 के पावर 10 अग्र, ठीक है। बी में दिया गया है 10 के पावर 6 अग्र, डी में दिया गया है 7 के पावर 10 अग्र, और डी में दिया गया है 10 के पावर 7 अग्र। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है वो आप यहाँ से देखेंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक जूल किसके बराबर होता है? तो एक जूल जो है वो मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 10 के पावर 7 जूल जो है इसके बराबर होता है एक जूल। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह ऑप्शन ए ऋणात्मक कार्य कर रहा है, धनात्मक कार्य परंतु अधिकतम नहीं, या ऑप्शन सी कोई कार्य नहीं करता, या ऑप्शन डी है अधिकतम कार्य करता है। कोई भी मनुष्य है, ठीक है, जैसे कोई मनुष्य है वो क्या कर रहा है, ये मान लेते हैं एक दीवार है और इधर से ये धक्का दे रहा है, ठीक है, धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये दीवार अपने जगह से पीछे जाएगा या हटेगा? नहीं होगा, इसका कोई विस्थापन नहीं होगा। और मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कार्य की परिभाषा किस टाइप से दी थी कि किसी भी वस्तु पर बल लगा करके उसके स्थान में बल की दिशा में विस्थापन करना, ये था कार्य। ठीक है, कार्य क्या मैंने बताया? किसी भी वस्तु पर बल लगा करके बल की दिशा में उस वस्तु का विस्थापन करना क्या होता है? कार्य कहलाता है। अगर हम बल लगा रहे हैं लेकिन उस वस्तु को विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कार्य है वो होगा जीरो। ठीक है, जो हमारा कार्य होगा वो जीरो होगा, हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य की परिभाषा मैंने आपको स्पष्ट बताई है। ठीक है, अब उसमें इस विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो हम क्या उसे कार्य कह पाएंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, कार्य कब होता? जब हम बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है, तब ये होगा कार्य। लेकिन विस्थापन ही नहीं हो रहा है, चाहे हम कितना भी बल लगा लें, तो उसे कार्य नहीं कहेंगे। ऑप्शन जो सी है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। क्या हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। केवल और केवल आपको यहाँ पे मान को बस चेंज कर देगा, बाकी फॉर्मेट वही रहता है। वेग में 3 परिवर्तन, 2 परिवर्तन, 9 परिवर्तन करते जाता है, बाकी चीज़ें सेम है। आपको सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा सॉल्व करता है ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, बल का क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, 1/2 mv²। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वेग में क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। ठीक है, यानी कि हम अगर वेग के मान को दो गुना कर दे, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो किसी भी चीज को हम रखें, वेग का मान अगर मैं 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर वेग का कोई भी मान दे तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देना है, 2 बार उसी चीज का गुना कर देना है, तो आपको इसका आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा संख्या दिया गया है, कौन सा अंक दिया गया है, और उसका डायरेक्ट आपको क्या करना है? वर्ग कर देना है। ठीक है, लेकिन किस केस में? सिर्फ और सिर्फ वर्ग के केस में। अगर आपको द्रव्यमान दिया रहता, द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन होता, तो द्रव्यमान पर जितना परिवर्तन होता वही उसका गतिज ऊर्जा में भी उतना ही परिवर्तन होता, क्योंकि द्रव्यमान में सिंगल द्रव्यमान है, उसमें कोई स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है, वेग में बस स्क्वायर लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अब आप आंसर करेंगे। अगर हम वेग को क्या कर रहे हैं? 1/2 यानी कि आधा कर रहे हैं, तो ये जो है इसका जो गतिज ऊर्जा है क्या हो जाएगा जब इसका हम वर्ग करेंगे? ठीक है, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, v का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो रहा है, चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन जो सी है वो इसका, चौगुनी नहीं होगी, 1/4 होगी। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चौगुनी मतलब 4 गुना हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा ऑप्शन डी मैंने कैसे आंसर लिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक में यहाँ बताया। ठीक है, किसी भी संख्या अगर दी हो वेग के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अगर वेग वेग की बात करें, वेग की बात करें तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, या फिर उसी को 2 बार गुणा कर देना है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन करे, अगर किसी संख्या के द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। इतनी चीजें बताई मैंने। अगर हम वेग को 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 हो जाएगा, 2 बार 2 का गुणा यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आया हो, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, पेट्रोल वाली की, डीजल या विद्युत या फिर भाप? किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, तो जो भाप वाली रेल इंजन होती है उसकी दक्षता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर एक गेंद फेंकता है, इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, तब इस बल के द्वारा किया गया कार्य होगा धनात्मक, गेंद की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर की ओर गेंद फेंक रहा है, इस पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा है, तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या फिर ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर शून्य होगा? तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गेंद की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रहा है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या कुछ कहा नहीं जा सकता। जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है और 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा हमें निकालना है। ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की दक्षता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक विद्युत हीटर की शक्ति जो है, शक्ति हमें दिया गया है कितना, 1500 वाट, और हमें समय क्या दिया गया है, 10 घंटा, ठीक है। इतनी चीजें हमें दी गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप सभी को पता होगा कि जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, जैसे मैंने आपको कार्य बराबर क्या बताया, बल गुणित विस्थापन, वैसे ही ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति गुणित समय, ठीक है। शक्ति गुणित समय को मैं टी लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ऊर्जा हमें क्या क्या दिया गया है, शक्ति दिया गया है और समय दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं अगर, ठीक है। तो शक्ति कितना है, 1500, ठीक है, और समय कितना दिया है, घंटे में दिया है 10 घंटा। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। अब हमें क्या करना है, ये इसमें अभी हमें क्या दिया गया है, ये वाट और घंटा में दिया है, ठीक है, वाट घंटा, ध्यान से देखिएगा, वाट घंटे में हमें अभी दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यूनिट में चेंज करेंगे। तो यूनिट में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से इसे भाग दे देंगे, ठीक है। तो 15,000 गुणित हो जाएगा, ये 15,000 बटे में हो जाएगा 1000, तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 15 यूनिट, ठीक है। ये यूनिट में चेंज हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ ये सभी चीज़ों को। हमें क्या निकालना था, किसी विद्युत हीटर की शक्ति हमें दी गई थी 1500 वाट
और 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, हमें ऊर्जा निकालना था कि 10 घंटे में कितना ऊर्जा खर्च करेगा, ये हमें निकालना था। चूंकि हमें पता है ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है शक्ति, जैसे हम पावर बोलते हैं, ठीक है, शक्ति गुणित समय, ठीक है, ये होता है ऊर्जा का फॉर्मूला। अब हमने शक्ति के जगह में 1500 लिखा, समय हमें दिया गया था 10 घंटे, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है, लेकिन वाट और घंटे में, ठीक है, वाट घंटे में निकला। अब हम इसको वाट घंटे से किलोवाट घंटे यानी कि यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, 15 यूनिट इसमें ऊर्जा व्यय होगी या खर्च होगी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आया? आगे मैं बढ़ूं, कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट घंटे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 घंटा, 746 वाट, ठीक है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, लोहा पारे में, ठीक है, लोहा जो है वो पारे में डूबता है, तैरता है, उपलाता है या फिर उपरोक्त सभी। क्या होता है, जो लोहा है वो पारे में क्या करता है, क्या वो तैरता है या डूबता है या फिर उबलता है या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। जो लोहा है वो पारे में क्या होता है, तो जो लोहा है वो पारे में तैरते है, ठीक है, तैरते रहता है, जो लोहा है वो पारे में तैरता रहता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। आपको क्या पूछ रहा है, अब शक्ति की बात हो रही है, ठीक है। शक्ति क्या होता है आपको पता होना चाहिए, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा शक्ति का फॉर्मूला, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। मैं लिखता हूँ P, ठीक है, P यानी पावर यानी कि शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य यानी कि W में लिख देता हूँ वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है। अब क्या दिया गया है, शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, ये आपको पता होगा। अब हमें क्या दिया गया है, यदि 2500 जूल यानी कि 2500 जूल कार्य यानी कि हमें कार्य दिया गया है 2500 जूल, ठीक है, और समय क्या दिया गया है 5 सेकेंड। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो आप सॉल्व करेंगे 2500, 5 से अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 में 25 और 2 जीरो यानी कि 500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कोई किसी में 500 वाट तो दिया नहीं है, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो वाट दिया गया है इसे हम किलोवाट में चेंज करेंगे, तो वाट से किलोवाट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, ठीक है, तो 500 बटे क्या हो जाएगा 1000। अब ये क्या होगा 0.5 होगा, ठीक है, 0.5 किलो वाट हो जाएगा, ठीक है, किलो वाट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। आगे हम बढ़ें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या कर रहे हैं 4 गुनी कर दिए जाए तो उसका जो संवेग है वो क्या हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर रहे हैं, उसका संवेग हमें बताना है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है आपको पता होगा, ट्रिक से मैंने बताया। संवेग बराबर संग में मैं भी मैंने आपको बताया, मैं m से मास और v से वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान गुणित वेग होता है संवेग बराबर, यानी संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया गया है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा में 4 गुना कर रहे हैं तो उसका जो संवेग है वो कितना होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 गुना या ऑप्शन डी 5 गुना। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 गुना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़का दूरी पर, एक लड़का, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, एक लड़का 8 दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर खुरदरे या क्षैतिज सतह पर चलता है, या फिर चिकनी क्षैतिज सतह पर चलेगा, या फिर वो नत समतल पर चलेगा, या फिर ऊर्ध्व तल पर ऊपर चलता है। इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कार्य का एसआई मात्रक मैंने बता रखा है आपको, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, 1 नैनोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है पूछा जाता है आपसे। तो एक जो नैनोमीटर है ये होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है विंड पावर में? ठीक है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा। आप सभी को पता होगा जो वायु शक्ति में जो ऊर्जा का ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, वो कौन सी ऊर्जा? विंड पावर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा। जो विंड पावर में गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे हम बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। संवेग दिया गया है p और द्रव्यमान दिया गया है m। इसकी क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होगी इसका? तो इसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो p² पर m। ठीक है, द्रव्यमान, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, p² बटे द्रव्यमान, p² बटे m। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है? कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा किस में हो रही है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। बल्ब में क्या होता है? बल्ब में जब हम विद्युत देते हैं, ठीक है, बिजली से ये क्या हो जाता है, प्रकाश देने लगता है। ठीक है, तो बिजली से यह प्रकाश की ऊर्जा। लालटेन का कार्य क्या होता है? लालटेन दिया बत्ती जो जलाते हैं वो रासायनिक ऊर्जा वाला काम हो जाएगा। इसमें लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, वायर से कनेक्टेड होता है। अब उसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो पंखा है, ठीक है, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से गतिज मतलब घूमना, ठीक है, या चलना। तो जो पंखा है वो चलता है कब? जब हम उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, जब हम बटन ऑन करते हैं, पंखे का ऑन करते हैं बटन, तो वो घूमने लगता है। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा, यानी कि बिजली से ये क्या हो रहा है? गतिज ऊर्जा घूमने लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।